याद है गोप्रो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्शन कैमरा ब्रांड जो कि 2014 और 15 में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। गोप्रो ने एक सिंपल मगर रेवोल्यूशनरी चीज़ निकाली थी जिसकी वजह से लोग क्रेजी जो एडवेंचर्स है उसी के साथ साथ जैसे सर्फिंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, उनके गोप्रो के छोटे और ड्यूरेबल कैमरा की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में काम आते थे और स्पेशली व्लॉगिंग की चीज़ों में तो। और अब आज भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गोप्रो के कैमरास एड्रेनलिन जंकीज़ और साथ ही साथ ब्लॉगर्स के लिए भी। मगर ये सेम चीज़ अपन इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं कह सकते। जब 2014 में गोप्रो का आईपीओ हुआ था, इन्वेस्टर्स इकट्ठा हो गए थे और 100% पूरा स्टॉक कुछ ही महीनों में ख़त्म हो चुका था। मगर शुरुआत की जो हाइप ख़त्म होने के बाद गोप्रो का स्टॉक बिके जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है और कुछ समय के लिए तो पेनी स्टॉक भी बन गया था कुछ सालों के लिए और $5 पर शेयर के नीचे बिक रहा था। गोप्रो ने हालांकि रिकवर किया है पिछले साल से $9 पर शेयर पे, मगर वो भी 75% कम है आईपीओ की प्राइस से और 90% कम है उनकी जो सबसे ऊपर गए थे पीक प्राइस से, उससे भी कम है। तो गोप्रो को क्या हुआ? अब थोड़ा पीछे जाएं तो गोप्रो की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी जब वो 2002 में बहुत ऊपर गए थे। स्टोरी इस तरह से जाती है कि निक वुडमैन जो गोप्रो के फाउंडर है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ट्रिप में गए थे 2002 में। ट्रिप के दौरान वो सर्फिंग कर रहे थे और वो चाहते थे कि वो खुद को रिकॉर्ड करें और उनके पास 35 मिलीमीटर का कैमरा था और उन्होंने अपने हाथ से उसको रबर बैंड के थ्रू अटैच कर लिया था। जैसा कि आपको पता ही होगा ये सोल्यूशन काफ़ी सही नहीं था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ इस बात को लेके वो कि उनके पास ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन थे नहीं इन चीज़ों में मार्केट में। तो इसकी वजह से या तो उन्हें बीच पे जाके उसको रख के अगर वीडियो शूट करते तो उसमें बहुत कमी हो जाती उसके एडवेंचर की, और या तो उनको वाटरप्रूफ कैमरास खरीदने पड़ते जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते। तो उन्होंने सोचा कि वो खुद एक सोल्यूशन बनाएंगे और उनकी मॉम की सिलाई वाली मशीन जो है उन्होंने एक कैमरा स्ट्रैप बनाया जो उनकी बॉडी के आसपास लिपट जाता और उन्होंने एक रिस्ट स्ट्रैप भी बनाया जिसके वो हाथ में अपने कैमरे को अटैच कर सकते थे अपनी बाजुओं में। निक को पूरा भरोसा था कि स्पोर्ट्स पसंद करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये कैमरा क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस को इससे कैप्चर कर पाएंगे। तो इसी की वजह से उन्होंने सोचा कि गोप्रो को वो 2002 में लॉन्च करेंगे और जो गोप्रो है उसका नाम आता है कि गोप्रो कैमरा जो है वो प्रोफेशनल की तरह वीडियो शूट कर सकता है। इसी के साथ साथ निक के लिए एक अच्छी बात थी कि उनके पिता डीन वुडमैन एक बॉलर थे खुद से ही और डीन एक इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका नाम है रॉबर्टसन स्टीफंस जो आज $1.5 बिलियन का एसेट मैनेज करता है आज। इसी के वजह से निक ने $2 लाख अपने पापा से बोरो किए और इसी के वजह से उन्होंने गोप्रो की कंपनी की शुरुआत करी। फंडिंग क्योंकि सिक्योर्ड हो चुकी थी, निक ने एक चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम था होटेक्स उसके साथ मिलकर 35 मिलीमीटर का कैमरा बनाना शुरू किया उनके व्रिस्ट स्ट्रैप के साथ। उस कंपनी ने कैमरास को $3.05 में बनाया और निक ने उन कैमरा को $30 में बेचना शुरू कर दिया। निक ने शुरुआत में अपनी वोक्सवैगन बस 1971 की उसमें बेचा था कैमरों को, मगर उनको ज़्यादा समय नहीं लगा उनका बड़ा ऑर्डर लेने में। उसके बाद 2004 में निक ने 100 कैमरा एक जापानीज स्पोर्ट्स कंपनी को बेचे और उसी साल उन्होंने QVC में भी अपनी अपीयरेंस दी। इसकी वजह से उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 2005 में $3,50,000 का सालाना रेवेन्यू बनाने लगे और आने वाले कुछ सालों में उन्होंने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स कंपनीज के साथ डील बनाई और गोप्रो ने काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करी। इसी के साथ साथ गोप्रो का रेवेन्यू हर साल डबल होता जा रहा था और 2010 की शुरुआत में गोप्रो हर साल $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था हर साल। और जब यह हुआ तो गोप्रो एक स्टार्टअप से $multi-million की कॉर्पोरेशन बन गई और 2012 की एंड में ताइवानीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करी गोप्रो में और उन्होंने 8.88% का शेयर ले लिया कंपनी में, वो भी $200 मिलियन में। इसकी वजह से गोप्रो की वैल्यूएशन $2.25 बिलियन की हो गई। उस समय निक के पास 50% से ज़्यादा शेयर था कंपनी का, जिसकी वजह से वो अरबपति बन चुके थे और कंपनी को वो कुछ ही सालों में 2014 में पूरा पब्लिक लेके आने वाले थे। और जैसा कि हमने पहले ही सोचा और जाना कि वो स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा गया और उसकी जो पीक वैल्यूएशन थी वो $10 बिलियन से ज़्यादा थी। 2015 में निक ने NHL के साथ पार्टनरशिप करी और वो शार्क टैंक में गेस्ट शार्क बन के भी आए। इसी के साथ साथ उन्होंने शार्क टैंक में भी 1,25,000 की 2 इन्वेस्टमेंट्स करी। मगर जो सच्चाई थी वो ये थी कि निक ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि वो बाकी कंपनीज को भी ग्रो करने में हेल्प कर सके क्योंकि गोप्रो खुद ही बहुत दिक्कतों से गुजर रही थी। मगर एक मिनट, क्या हमने ये नहीं देखा कि गोप्रो का आईपीओ बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छी पार्टनरशिप डील भी करी? तो गलत क्या हो गया यहाँ पे? मगर जो यहाँ पे आंसर है वो ये है कि ऐसे तो कोई आंसर नहीं है कि कोई इवेंट बता सके, मगर बहुत सारे सालों में बहुत सारी गलत जो दिशाओं में कंपनी गई उसकी वजह से कंपनी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। सबसे बड़ी जो चीज़ थी गोप्रो के लिए वो ये थी कि निक कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रहे थे
अब जैसे बात कर लेते हैं 2014 की, तो निक जो है हाईएस्ट पेड यूएस एग्जीक्यूटिव थे और वो हर साल $285 मिलियन की अर्निंग करते थे। अब मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि बहुत ज़्यादा है ये एक किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए, जो चाहे वो निक हो या टिम कुक हो, मगर जो डिफरेंस है एप्पल में कि एप्पल जो है वो गोप्रो से ज़्यादा आगे है इस मामले में, क्योंकि एप्पल अफोर्ड कर सकता है इतनी सैलरी देना उनको। पिछले 12 महीनों में एप्पल को $86 बिलियन का प्रॉफिट हुआ और 200 मिलियन सैलरी देना उसके लिए 1% के क्वार्टर का भी कम होता है उनकी प्रॉफिट का। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बैलेंस शीट में कंपनी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मगर गोप्रो की अगर बात करें तो वो बिलियंस और हज़ारों करोड़ों मिलियंस में भी बात नहीं कर रहे थे और इतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था उनको। मगर अब इसी साल निक ने $250 बिलियन बनाए और गोप्रो ने सिर्फ $128 मिलियन बनाए। अब वो अगर एप्पल के हिसाब से देखें तो टिम कुक को वो $60 बिलियन की सैलरी हर साल दे रहे हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि है ना आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या दिक्कत थी। और उसी साल निक ने 180 फुट की याच भी खरीदी, साथ ही साथ एक गल्फ स्ट्रीम जेट और 2 मैंशन यानी कि बड़े घर भी खरीदे। और उनके कलेक्शन के जो विंटेज स्पोर्ट्स कार का कलेक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने साथ ही साथ 500 मिलियन की चैरिटी वाली डोनेशन भी करी, जो कि काफ़ी अच्छी है। मगर वो डोनेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि उन्होंने एक टैक्स में लूप होल निकाला, एक गड़बड़ निकाली। आपको ये देखना चाहिए कि IPO होने के बाद निक को 180 दिन वेट करना था टेक्निकली कोई भी स्टॉक बेचने से पहले। मगर गोप्रो 2014 की सेकेंड हाफ में पब्लिक हुई थी, तो निक को अपना स्टॉक 2015 तक नहीं बेच सकते थे। और जैसा कि हमने देखा, निक ने 2014 में काफ़ी ज़्यादा पैसे उड़ा दिए थे और टैक्स का राइट ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था और दिक्कत देने वाला था। तो इसी वजह से उन्होंने जब $500 मिलियन डोनेट किए 2014 की अक्टूबर में, तो निक को ये करना नहीं चाहिए था वैसे तो। और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा निवेशकों को उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिला दिया था, मगर किसी ने भी एक एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, क्योंकि वो खुद ही बुरे दिखते हैं इसके हिसाब से। अगर आप बताओ कि आप इन्वेस्टर होते, अगर आप निक को रोकते डोनेशन करने से, तो आपको लोग गलत नहीं समझते कि अगर है ना $500 बिलियन से भी ज़्यादा की डोनेशन कर रहा है, आप रोक रहे हो, तो लोग आपको गलत ही समझेंगे। इसी डोनेशन की वजह से उन्होंने 450 मिलियन के टैक्स पे और कैपिटल गेन लेने से भी बच गए वो लोग। मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि निक कितना भी डोनेशन करें, वो कितना भी कर सकते जितना होने चाहिए। मगर ये जो दिक्कत थी वो ये थी कि गोप्रो इतनी बड़ी नहीं थी इस तरह की लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, और क्योंकि निक की लाइफस्टाइल भी बढ़ी, इसी की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट सीधी गोप्रो की वो भी बढ़ने लगी। निक एक हायरिंग करने वाली लाइन में लग गए और उन्होंने हर सेक्टर में हाथ डाला जहाँ पे वो सोच सकते थे। IPO के 8 महीने बाद गोप्रो के जो एम्प्लॉयज़ थे वो 700 से बढ़कर 1600 हो चुके थे। और इसी के साथ साथ जो मार्केटिंग कैंपेन और फोटोशूट्स के बजट थे, और मतलब सारी चीज़ों का बजट सर को छू चुका था और आसमान फाड़ के निकल रहा था। गोप्रो के जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वो ये कहते हैं कि जो उनका बजट था वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था हर सारी चीज़ों के ऊपर इस समय में। और इसी के साथ साथ इसी वजह से गोप्रो के ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ चुके थे। जो कंपनी की बॉटम लाइन थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। और तीसरा और चौथा क्वार्टर था जो 2015 का, उसमें उनकी बॉटम लाइन 180 मिलियन से गिरकर 37 मिलियन पर आ चुकी थी। और वहाँ से गोप्रो को पैसे गंवाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और 2017 तक गोप्रो $400 मिलियन हर साल गंवाते जा रहा था। और तब से लेकर निक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं उनकी जो भी गलत जो खर्चे करते थे उस पर, और गोप्रो नीचे गया उसके ऊपर। और जो उनकी आदतें थी पैसे खर्च करने की, उन्होंने 4 कारण बताए गोप्रो क्यों नीचे गया। सबसे पहला तो था कि वो फ्यूचर में जीते थे। निक ने ये बोला कि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते थे और इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, मगर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई जब आपके सारे एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर्स आगे फ्यूचर पे फिक्स हो जाते हैं। तो जो अभी जो चल रहा है अच्छे प्रोडक्ट बनाने पे, जो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सके, वो नहीं करते वो लोग। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गोप्रो हीरो 5 ब्लैक। जब हमने देखा गोप्रो उस समय ड्रोन्स और एंटरटेनमेंट हेड ऑन वाली चीज़ों पे फोकस कर रहा था, उन्होंने जो अपना मेन जो चीज़ें बिकती है, उनके प्रोडक्ट बिकता है, उस पर फोकस करना बंद कर दिया था। गोप्रो हीरो 5 ब्लैक में बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, जैसे वो पानी के अंदर लीक कर रहा था और ये पता चला कि गोप्रो के प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही थी। और जब तक वो प्रोडक्शन की दिक्कतों को सही करते तब तक वो जो उनका प्रोडक्शन गोल था हॉलीडे सीजन के लिए वो पूरा नहीं कर पाया, उससे बड़ी और ज़्यादा दिक्कत में आ गए। जो दूसरी चीज़ थी जो निक ने बताई वो ये थी कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आप हर चीज़ में अच्छे भी होने वाले हो।
अब क्योंकि गोप्रो की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपेंड कर रहे थे, और सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है ड्रोन में घुसना। 2015 और 16 में ड्रोन्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, छप्पर फाड़ के जा रहे थे ड्रोन्स की पॉपुलैरिटी। और उस समय जो मेन पॉइंट था वो था कैमरा होना जो ड्रोन में, और उसकी क्वालिटी कैसी हो, उसकी वजह से ड्रोन्स बिक रहे थे। तो गोप्रो को ये लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। तो 2016 में गोप्रो ने एक ड्रोन लॉन्च किया, कारमा काफ़ी ज़्यादा हाइप करी थी गोप्रो ने उसकी, और इसी के साथ साथ उन्हें लगा था कि गोप्रो को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। मगर जो उसका लॉन्च था वो बहुत ही बुरा गया गोप्रो के लिए। बहुत सारे रिव्यूअर्स और हमारे इधर ड्रोन उड़ाने वालों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ड्रोन उड़ते हुए ही अपनी पावर खो देते हैं और आसमान से नीचे गिर जाते हैं। अच्छी चीज़ तो ये थी कि निक ने इस बार कोई भी खेल नहीं खेला और सारे ड्रोन्स को कुछ ही घंटों बाद वापस ले लिया, और ये बहुत सही बात थी वैसे। मगर इसी की वजह से कंपनी का काफ़ी ज़्यादा नाम खराब हुआ। जो तीसरी दिक्कत थी जो निक ने बताई वो ये थी कि हमें हमेशा उसी चीज़ के साथ रहना चाहिए जिसमें हमें भरोसा हो। अब गोप्रो ने एक्सपेंड तो कर लिया था, मगर गोप्रो ने इतना एक्सपेंड कर लिया था और एक ऐसा सेगमेंट में वो घुसे थे जो थी एंटरटेनमेंट की। अब पता नहीं क्यों, लेकिन गोप्रो ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में पैसे लगाए थे खुद के शो बनाने में, जिसमें एक शामिल था उनका ट्रैवल शो बियॉन्ड प्लेसेस, एक फैमिली शो किड्स सेव द वर्ल्ड, और एक रियलिटी शो जो कि था न्यूयॉर्क सिटी मोटरसाइकिल कॉप्स के ऊपर। इसी के साथ साथ इन सारे शो की वजह से वो एक नया प्लेटफॉर्म भी लाने वाले थे जहाँ पे वो ये शो रिलीज़ करने वाले थे। मगर जैसे कंपनी ने पैसे कमाना शुरू कर दिया, निक को ये लगा कि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा केयर नहीं करते, और या ना ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, और एक ये बिज़नेस बढ़ाने का तरीका था, ना कि उनका कोई पैशन था। तो इसकी वजह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को, इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया और जो पैसा है अपने कोर बिजनेस में लगा दिया वापस से। इसी के साथ साथ हमें ये निक की चौथी और सबसे बड़ी लेसन की ओर ले जाती है, जो था सिंपलर इज़ बेटर, यानी कि जो चीज़ सिंपल है वो अच्छी है। अब गोप्रो की पूरी ऊपर से नीचे जाने की कहानी तक हमने तो ये चीज़ देखा कि गोप्रो वो बनना चाहते थे जो एक्चुअली में वो माहिर नहीं थे, ना कि वो कोई ड्रोन बिजनेस में थे, ना कि किसी मीडिया के बिजनेस में थे, और ना कि इतनी बड़ी कंपनी थे जिसमें हज़ारों लोगों की ज़रूरत हो। गोप्रो को सक्सेसफुल इसलिए बनाया था उसने खुद ने कि वो बहुत अच्छे कैमरा बनाते थे, और साथ ही साथ वो अटेंशन सीकर्स, यानी कि मतलब जो एक्शन वगैरह लेना चाहते थे, और साथ ही साथ जो व्लॉगर्स थे उन सबको कैमरास बेचा करते थे। और इसी के साथ साथ बहुत सालों से इन्हीं चीज़ों को गोप्रो ने ध्यान नहीं दिया मार्केट में, और ये सोचा कि उनकी ऑडियंस बढ़ जाएगी। मगर जिस रेट से गोप्रो नीचे गिर रहा था उनके लिए ज़्यादा समय नहीं लग रहा था कि वो दिवालिया हो जाए, मगर आखिरी सेकंड में निक ने सीडी को बदल दिया। अब वो ये नहीं बताना चाहते कि वो किस तरह से कंपनी को बदलना चाहते थे या क्या क्या करना चाहते थे, कोई भी गलत चीज़ नहीं बोल रहे वो। उन्होंने ये एडमिट किया कि वो गलत थे, और वो ये चाहते हैं कि वो गोप्रो को वापस लेके आए जैसा वो पहले थी और अब अच्छी थी। इसी की वजह से उन्होंने जो लोग काम करने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, और इसकी वजह से जो भी नई नई चीज़ों की शुरुआत करते थे वो अलग अलग चीज़ों में फालतू की, वो भी चाहे सारी बंद हो गई। और वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी, जो भी अपने वो खर्चा करते हैं पैसों का, और इन चीज़ों की वजह से गोप्रो के जो नेट लॉस है वो ना तो कम हुआ है बल्कि काफ़ी अच्छा उनका पॉजिटिव हुआ है, अपना जो इनकम वगैरह होती है उनकी। तो पिछले 12 महीनों में वो 2015 से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे। इसी के साथ साथ गोप्रो अब हो सकता है कि फ़ायदे में आने वाली हो, मगर सिर्फ समय इस चीज़ को बताएगा। क्या आपको लगता है गोप्रो दोबारा कमबैक करेगी? कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया कि निक ने अपनी गलती मानी। और इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा हमारे फ्यूचर वीडियोज़ के आइडियाज़ देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी क्वेश्चंस के लॉजिकली आंसर्ड के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।